नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चुनाव का शोर तो थम ही गया। कल अंतिम चक्र की वोटिंग है और बिहार के जितने बड़े नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो पटना में रहते हैं, वे वोटिंग करेंगे। और देखिए, थका देने वाला चुनाव अभियान चला। लालू यादव तो बहुत नहीं निकले, दोनों बेटियों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार की मौजूदगी भी चुनाव में कम दिखी, यदि हम पिछले चुनावों की तुलना करें। कारण चाहे जो कुछ हो, सेहत हो या फिर जो विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, परेशानियां हो, संकट हो, रामविलास पासवान रहे नहीं। लालू यादव और नीतीश कुमार उस पीढ़ी के बचे हुए नेता हैं। लेकिन बिहार के लोगों ने भी महसूस किया, लालू यादव चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार थके थके दिखाई पड़े। कभी जुबान फिसल जा रही थी, कभी लोग बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सभाओं में कभी गए, कभी नहीं गए। लालू यादव घर में अधिक रहे, लेकिन वीडियो संदेशा जारी करते रहे। तेजस्वी यादव ने कुल 251 सभाएं की, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। ये बात भी सही है। उनके साथ मुकेश सहनी रहे। तो तेजस्वी यादव की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वर्तमान चुनाव में यदि परफॉर्मेंस मीटर पर मापना हो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को, इनकी भूमिका क्या रही, इन्होंने कितना प्रभावित किया, कितनी छाप छोड़ी और रणनीति बनाने में इनकी भूमिका कहां तक दिखी गई। लालू यादव ने कास्ट कार्ड खेला, नीतीश कुमार ने कौन सा कार्ड खेला, बीजेपी के साथ जाने के अलावा यह भी समझने की बात है। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे जो चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव सबसे पहले 2029 में, ये दोनों कितने शारीरिक रूप से सबल होंगे या दुर्बल हो जाएंगे, न हमें पता है, न आपको पता है, क्योंकि दोनों की उम्र हो चुकी है। सुशील कुमार मोदी रहे नहीं। तो परफॉर्मेंस मीटर पर इस चुनाव में लालू यादव की भूमिका और नीतीश कुमार की भूमिका को यदि मापा जाए, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, जिसे बिहार की जनता ने देखा है। हम बिहार की जनता के आईने में नीतीश कुमार और लालू यादव को रखना चाहते हैं। देखिए, बातचीत फिर हम लोग शुरू करें नीतीश कुमार से। लालू यादव से भी कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार से बात इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है वहां और उनको लेकर के बड़ी चर्चा हुई। लालू यादव को लेकर के ज्यादा चर्चा नहीं हुई, नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी चर्चा हुई और ज्यादातर चर्चाएं नकारात्मक थी। उनको लेकर के जो सोशल मीडिया स्पेस में सुनने को मिला, देखने को मिला, जो सार्वजनिक जगहों पर चर्चा में, आम चर्चा में, और यहाँ तक कि देश के बड़े बुद्धिजीवियों की चर्चा में भी बड़ा दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है ये। और उसमें बिहार के भी बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं जिनको कोई आगा पीछा नहीं मालूम है और उनको नीतीश की बैसिंग करनी है, नीतीश की आलोचना करनी है। तो वो चर्चा हर जगह हुई। हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी और हमने कहा था कि नीतीश फेवरेट पंचिंग बैग है मीडिया में भी, और खासकर से बिहारी मीडिया, जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी नजर में। उन्होंने कभी भी उस पॉलिटिकल नुआंसेज को समझने की कोशिश नहीं की जिसको प्ले कर रहे थे नीतीश कुमार। ये सबसे बड़ी बात है जो नीतीश कुमार को समझने की, और बहुत पहले लालू यादव समझ गए थे। उन्होंने कहा था कि पेट में दांत है नीतीश कुमार के। तो पता नहीं क्यों बिहार के जो पत्रकार दिल्ली में हैं, जो अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, वो क्यों नहीं समझते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वो कहीं से कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं। बहुत सहज दिख रही चीज भी होती है। देखिए, एक बात कही जाती है, और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अब नाम इस समय अचानक ध्यान से निकल गया, उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी रैंडम नहीं होता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता है, कुछ भी अचानक नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये रैंडम है और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप ये समझिए कि उसको उसी तरह से प्लान किया गया है कि वो रैंडम दिखे और अनऑर्गेनाइज्ड दिखे। बिल्कुल होता नहीं है वैसा, वो उसी तरह से प्लान किया होता है। तो नीतीश कुमार ने अपना खेल तमाम उनकी सेहत को लेकर के, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने गेम ऐसे प्लान किया था कि उनके पिच पर खेल हो।
जी। और वो उन्होंने ये कई तरह से साबित किया, कई तरह से कई प्ले में आप देख सकते हैं, जिसमें एक आपने जिक्र किया कि इसके सिवा वो बीजेपी के साथ चले गए। इन जी। मौके पर वो बीजेपी के साथ गए। उनके इस प्ले को भी समझने की जरूरत है। वो बहुत कंफर्टेबल थे आरजेडी के साथ, उनके कंफर्ट को तो बिल्कुल। कोई नुकसान था नहीं, आरजेडी की सत्ता थी और सरकार चला रहे थे तेजस्वी यादव, उनकी छवि भी मजबूत हो रही थी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी उसी 17 महीने की छवि पर वो वोट मांग रहे हैं। जी, तेजस्वी उनकी तो यादव। छवि है कि हमने रोजगार दिया, हमने बड़ा काम किया, तो आपको काम करने का मौका नीतीश कुमार ने दिया। बिल्कुल। बिहार की जनता ने आपको काम करने का मौका नहीं दिया था, बिहार की जनता हम्म। ने आपको हरा दिया था। हम्म। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को विपक्ष में रहने के लिए चुना था। जी। अब ये लोग कह सकते हैं कि 15 में वो चुने गए थे सत्ता में रहने के लिए और बीजेपी विपक्ष में थी, तो ये बहस के लिए एकेडमिक बहस की बात हो सकती है, लेकिन 2020 में जनता ने उनको विपक्ष में रहने के लिए चुना था, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर चुना था। जी। उनको काम करने का मौका नीतीश ने दिया था और उसी नीतीश कुमार के दिए मौके पर आज आपने वोट मांगा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार अगर आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आप 2 लाख रोजगार देने का नाम और बड़े रोजगार देने वाले 4 नौजवान लाख के रूप रोजगार, में 5 आप लाख नहीं रोजगार। करते। जी। जी। 5 लाख जितना भी, मतलब 2,17,000 तो एक बार में आपने बांटा, जो बिल्कुल। बांटे सारे नियुक्ति पत्र, आप वो नहीं कर रहे होते अगर नीतीश ने आपको मौका नहीं दिया होता जी। तो। नीतीश को तब भी नीतीश मुख्यमंत्री थे, बाद में भी नीतीश मुख्यमंत्री हुए। तो ये एक जो प्ले था, अगर वहां भी बहुत कंफर्टेबल थे तो क्यों छोड़ करके बीजेपी के साथ गए? एक तो जी। ये इस दाव और इसकी बहुत बारीकी में जाने की जरूरत है, और वो अभी के प्ले में नहीं दिखेगा, वो लोकसभा के चुनाव के प्ले में नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने जाकर के बीजेपी की ऐसी मदद की है जैसी पूरे देश में किसी ने कोई मदद नहीं की होगी बीजेपी की। पूरा इंडिया किसने? ब्लॉक की तो हवा मतलब बिगड़ी। नीतीश नीतीश कुमार ने। कुमार ने जो मदद की है जी। बीजेपी के जी। साथ जाकर, इंडिया ब्लॉक टूटना, इंडिया ब्लॉक का बिखरना, जो माहौल बना था। मैं अभी चर्चा में था, अभी इस रिकॉर्डिंग के पहले, तो संतोष सिंह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक हैं, वे बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे कि यदि नीतीश कुमार नहीं आते तो जिस तरीके की लड़ाई हुई है, हर सीट पर बीजेपी मुश्किल में होती। पटना साहिब की बात छोड़ दीजिए, और यह नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने एक डाटा भी शेयर किया है, ये वीडियो हमारे लाइव पर पब्लिश हो चुका है, कि महिलाओं ने बीजेपी के उम्मीदवारों की तुलना में जेडीयू के उम्मीदवारों को अधिक मत दिया है इस लोकसभा चुनाव में, और यह चुनाव आयोग का आंकड़ा है। देखिए, हम लोग भी चर्चा कर ही रहे थे कि नीतीश कुमार सिंगल डिजिट में बीजेपी रहती और बहुत मुश्किल में होती अगर नीतीश कुमार नहीं आए होते। तमाम दावे जो बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं वो अपनी जगह है। अगर आरजेडी जेडीयू दोनों साथ मिल करके लड़ते तो एकदम गेम पलट जाता, जैसा आज इधर है वैसा उधर हो जाता। तो ये एक उन्होंने बड़ी मदद की। पहले तो पूरे देश में एक माहौल इंडिया ब्लॉक का बिगाड़ा उन्होंने, जब वो छोड़ करके गए। फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। वो अभी के प्ले में नहीं था, वो आरजेडी के साथ भी लड़ते तो नीतीश कुमार 10-12 सीट आराम से जीतते, और अभी भी जीतेंगे 10-12 सीट, 14 सीट, जो जीतना हो वो जीत जाएंगे अभी भी। अभी का कोई फायदा उनको नहीं है। ये आगे की राजनीति के लिए ये दाव खेला है उन्होंने, जो आगे इस पर से पर्दा उठेगा हम लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, जब इस पर से पर्दा उठेगा। ये एक खेल है जो उनका अपना नीतीश कुमार का खेल है कि वो क्या दिल्ली में रखना चाहते हैं, क्या बिहार में रखना चाहते हैं। उन्होंने दूसरा खेल किया, अपने कैंडिडेट नहीं बदले, अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दी। दूसरा मतलब इसी खेल में आप समझिए कि हम सब लोग चर्चा करते रहे लगातार, और कितने लोग थे हम लोगों को समझाने वाले कि भाई देखिएगा 10 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को, उनको 8 सीट दिया जा रहा है लोकसभा में, विधानसभा में ज्यादा सीट दी जाएगी, 10 सीट मिलेगी तो 11 सीट मिलेगी। और आपने कहा कि बात हुई है यहाँ, और नीतीश कुमार ने तय कर दिया है कि हम 16 से 1 सीट कम नहीं लेंगे। उन्होंने लिया भी 15 सीट। तो ये भी एक उनका प्ले था कि लोकसभा में सीट कम नहीं लेनी है, क्योंकि उससे पोजीशन कम होगी। जीतना तो सब है, लेकिन सीट की कम लड़ेंगे तो कम जीतेंगे। तो वो एक उन्होंने खेल किया। नीतीश कुमार का इम्प्रिंट देखिए, नीतीश कुमार की छाप पूरे चुनाव पर, जो आपने सवाल पूछा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि उनकी छाप देखिए। छाप ये हुआ कि पहला उन्होंने इंडिया ब्लॉक तोड़ा, वो एनडीए के साथ आए, एक मजबूत पक्ष बना दिया उसको, अपने लिए सारी सीटें ली जो उनको चाहिए थी, अपने सारे उम्मीदवार उन्होंने उतारे ताकि ये कोई मैसेज नहीं जाए कि उनका कोई भी उम्मीदवार खराब परफॉर्मेंस के कारण हटाया गया है। कोई उम्मीदवार खराब परफॉर्मेंस के कारण, जहां उन्होंने सीट बदली है उसको भी नहीं कह सकते हैं कि खराब परफॉर्मेंस के कारण बदली। कविता सिंह की टिकट कोई नहीं करेगी खराब परफॉर्मेंस से कटी है। महाबली सिंह आप नहीं कह सकते हैं, चूंकि आपने अलायंस में सीट अलायंस में सीट चली गई, और आपने कविता सिंह का काटा इसलिए क्योंकि आप दूसरा राजपूत उम्मीदवार शिवहर से लड़ा रहे थे, राधा मोहन सिंह, वो भी लवली आनंद जैसा बड़ा व्यक्तित्व, बड़े कद का नेता वो लेके आए। तो ये अब खराब परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं कर सकते हैं। चुनाव में भले कहते रहिए एंटी इनकम्बेंसी, खराब परफॉर्मेंस कोई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने उसकी वजह से टिकट काटी।
तो एक मैसेज दिया कि हमारा एमपी जो है वो ठीक काम कर रहा है और उसके ऊपर हमारा भरोसा है। नीतीश कुमार को पता था कि वो और ठीक प्रचार वैसे ही को अभी जी, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि एमपी कोई भी हो मेरा नाम है, ठीक वैसे ही वो तो नीतीश कुमार का भी भरोसा कि एमपी कोई भी हो मेरा नाम है। और देखिए एक चर्चा बहुत तेज शुरू हो गई जैसे ही कल चुनाव प्रचार बंद हुआ है। अभी हम चर्चा ही कह रहे हैं और अफवाह ही कह रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहा करते थे कि राजनीति में रैंडम कुछ नहीं होता है। तो देखिए कल शाम जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, यह चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार जेडीयू के संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और शायद यह संभव है कि फिर से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि ललन सिंह यह कहकर अध्यक्ष पद से मुक्त हुए थे कि मुझे मुंगेर का चुनाव लड़ना है, चुनाव खत्म हो चुका है, तो फिर यह जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, यह चर्चा है, अफवाह है, लेकिन जो बात आपने कही कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि रैंडम कुछ भी नहीं होता है, ठीक वैसे ही जब कोई नहीं मान रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से अलग होंगे। देखिए राजनीति में अफवाहों को लेकर के भी एक कोट है, वो भी हमको अभी आपने कहा तो हमको लगा कि बता ही देना चाहिए। जो जी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का है, पाकिस्तान के बड़े बड़ी व्यंगकार थे और वन लाइनर उनका बड़ा मशहूर है। जी उनकी एक वन लाइनर थी कि इस मुल्क की अफवाहों की एक बुरी बात यह है कि वो अक्सर सही साबित हो जाती है। तो बिल्कुल जी ये इस तरह की अफवाहें होती हैं, अक्सर सही जी साबित हो जाती है। तो नीतीश कुमार का इम्प्रिंट, नीतीश कुमार को ये जब पता था अपनी सेहत को देखते हुए भी और गर्मी देखते हुए और दूसरे हालात को कि वो प्रचार के लिए ज्यादा नहीं जा पाएंगे, बहुत भागदौड़ नहीं करेंगे, जी इसीलिए उन्होंने चेहरे नहीं बदले। हम्म, चेहरा बदलते तो उसकी आइडेंटिटी बनानी होती, बताना होता कि ये नीतीश कुमार का आदमी है, उसके लिए ज्यादा भागदौड़ करनी होती। जी जो चेहरा नीतीश कुमार का एस्टेब्लिश है कि ये नीतीश कुमार का आदमी है। देखिए कोई आदमी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के किसी भी आदमी की कोई पहचान नहीं है, उनके किसी एमपी की कोई पहचान नहीं, सब निराकार है, जी सब नरेंद्र मोदी के बिल्कुल चेहरे के पीछे छिपे हुए हैं। वैसे ही नीतीश कुमार के भी सब लोग निराकार हैं। अब जी कौशलेंद्र सिंह हो, कौशलेंद्र कहिए या दिलकिशोर कामत हो, रामप्रीत मंडल हो, देवांशु गोस्वामी हो, जी जो भी कहें जी कुछ भी कहिए, सब सब लोग जी नीतीश कुमार है। तो जी उन्होंने सबको रख दिया, जनता को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं हुई। नीतीश कुमार जाए या न जाए, लोग जान गए कि ये नीतीश कुमार का कैंडिडेट लड़ रहा है, जी इसकी वोट इसके लिए वोट करनी। तो हम्म, नीतीश कुमार इम्प्रिंट, नीतीश कुमार भले बहुत कम दिखाई दिए हों चुनावी सभाओं में, लेकिन हर जगह नीतीश कुमार थे, हर जगह मौजूद थे, उनकी हर जगह चर्चा थी, हर जगह उनकी जी बात थी, उनके काम की चर्चा थी। तो हम्म, वो उस तरह से मौजूद थे, अदृश्य रूप से नीतीश कुमार हर जगह मौजूद थे, जिसको सूक्ष्म रूप से मौजूद रहना कहते हैं। जैसे किसी दैवी शक्ति की मौजूदगी होती है, तो जी वो दिखाई नहीं दे, नीतीश कुमार दिख नहीं रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार की हर जगह मौजूदगी थी, उनकी चर्चा हो रही थी, लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, और बहुत लोग देखिए ना निगेटिव अजीत बात जी, कर अजीत जी काराकाट में कल चुनाव है, बिल्कुल लिटमस टेस्ट है, हम लोगों ने कल ही कहा था। तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत की संभावना जो बताने वाले लोग हैं कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में भी, तो उनका जो गणित है, जो सोशल कैलकुलेटर है, वे कह रहे हैं चलिए मान लेते हैं राजपूत विभाजित हो गए, मान लेते हैं दो कुशवाहा उम्मीदवारों की संख्या काफी है वहां, लेकिन हम्म, उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम कुशवाहा है, वे भी विभाजित हो गए, अधिक गए कम गए इसकी चर्चा नहीं। लेकिन कुर्मी मतदाता भी तो वहां हैं और ये तो सिर्फ नीतीश कुमार की सुनते हैं और इनकी संख्या अच्छी है। तो जो गणित बैठाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल कैलकुलेटर है, सोशल कैलकुलेटर है, उसमें नीतीश कुमार की यह छाप और यह जोड़ घटाव वहां दिखाई जा रही है। ये हम लोग हरदम चर्चा करते हैं, ये कुर्मी जी वोट का तो मामला है ही। कोयरी भी हम्म, हो, धानुक भी हो, उसका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार जाए न जाए उनके कैंडिडेट हम्म, को, उनके अलायंस को मिलता है। जी जो अत्यंत पिछड़ा का उन्होंने एक समीकरण बनाया हुआ है, गैर यादों के पिछड़ों के बाद एक अत्यंत पिछड़ा का, वो वोट उनके साथ जाता है। जी महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने तैयार की है, वो वोट उनको जाता है, उनके कैंडिडेट को कहने की जरूरत नहीं होती है। जो बिल्कुल महादलित का उन्होंने बनाया है, वो वोट उनको जाता है। और हम कितनी बार ये आंकड़ों के साथ बता चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की नीतीश कुमार की ताकत यह है कि अपना 100% वोट अपने अलायंस पार्टनर को ट्रांसफर कराते हैं। बिल्कुल। उनके अलायंस पार्टनर कभी भी उनको अपना वोट 100% ट्रांसफर नहीं करा पाते, हाँ इसी बार, कभी नहीं करा पाते। इसी बार देखिए ये चर्चा भले हो रही है कि नीतीश कुमार के वोटरों ने चिराग पासवान से बदला लिया है और यह चर्चा हो रही है कि जेडीयू ने बीजेपी को दिया है जैसे, लेकिन बीजेपी वालों ने खेला किया है। अब कटिहार की बात हो जाती है, पूर्णिया की बात हो जाती है, भागलपुर की बात हो जाती है कि वहां बीजेपी वाले निष्क्रिय थे।
ये हरदम होता है, ये हर बार होता है, ये आयरनी है, विडंबना है, नीतीश कुमार के साथ ये हमेशा होता है। लालू यादव के समय भी हुआ था, वो तो हम कितनी बार आंकड़ों से बताए, 2015 में क्या था, लालू यादव का स्ट्राइक रेट 80% था और नीतीश कुमार की पार्टी का 70% था। क्यों था भाई? जब दोनों 100-100 सीट लड़े थे तो लालू यादव कैसे 80 जीते और नीतीश कैसे 71 जीते? वो ट्रांसफर नहीं हुआ तभी तो ये हमेशा होता है, ये विडंबना है, ये नीतीश कुमार अपना वो ट्रांसफर कराते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी छाप थी, इसको कहते हैं जिसको सबसे लंबा साया जो था इस चुनाव पर बिहार में, वो नीतीश कुमार का था। नरेंद्र मोदी का जिस तरह साया पूरे देश के चुनाव पर था, सबसे बड़ा साया था। जैसे जो आप देखते हैं कि भले इसको ये एक अगर रूपक में कहें, मेटाफर में कहें, तो ये कह सकते हैं कि शाम होती है और छाया लंबी हो जाती है। तो नीतीश कुमार अपने उम्र के और अपने राजनीतिक करियर दोनों के शाम में पहुंच रहे हैं, ये उनका ढलान का समय है। और ऐसे में उनका जो साया है वो और लंबा हो गया, बड़ा हो गया। पूरे चुनाव पर उनका साया दिखता रहा अलग अलग तरीके से। उनके कामों को लेकर के चर्चा होती रही, उनके इक्वेशंस को लेकर के चर्चा होती रही। पलटू राम कह के भी जो लोग चर्चा करते रहे, वो भी उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन को, उनकी राजनीतिक समझदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो हर तरह से उनकी चर्चा होती रही, उनके काम पर, उनके बनाए वोट बैंक पर। बीजेपी के कितने नेताओं के बारे में लोगों ने आपको कहा होगा कि नीतीश कुमार के जीविका दीदी के कारण और नीतीश कुमार के महिला मतदाताओं के कारण लोग चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के कितने ही नेता है। तो ये चुनाव चाहे कोई भी लड़ रहा हो, छाप नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार के आप समर्थन लेकर के लड़ रहे हो, उनकी तारीफ करके लड़ रहे हो या उनकी शिकायत करके लड़ रहे हो, चुनाव नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पक्ष में, नीतीश कुमार के विरोध में बिहार में हो रहा था, ऐसा हमने देखा है। जी चलिए, तो लालू यादव की छाप क्या दिखाई पड़ी? क्योंकि देखिए, मैं संतोष सिंह से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही और यह बात तेजस्वी यादव को भी सोचने की है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने उनके सलाहकारों को भी संदेशा दिया कि आप हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर जरूर बनाए हुए थे, लेकिन आप हेलीकॉप्टर ज्यादातर यादवों के गांव में ही और यादवों के घर में ही उतार रहे थे, और फिर आपके उतरते ही जैसे वह लहराते थे, जैसे गमछा और मुरेठा बांधकर, तो दूसरों में खौफ पैदा हो जाता था। तो यदि इसमें सुधार नहीं किया, देखिए ये लालू यादव का कल्चर रहा है। देखिए, कई चीजें हैं जो तेजस्वी यादव ने बदली है। जैसे वो जात की बात नहीं करते, A to Z की बात करते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई। और इस बार उन्होंने कांग्रेस का जो संकल्प है, खटाखट फटाफट, इन तमाम चीजों को उन्होंने समेट रखा था। लेकिन लालू यादव जो चाणक्य हैं और जिन्होंने जातीय कार्ड खेला, फिर से इस उम्र में खेला और नीतीश कुमार को फंसाया भी, तो लालू यादव की भूमिका इस चुनाव में, आगे के चुनाव में क्या दिखता है? देखिए, एक तुलना उसके पहले एक फिगर दे करके हम ये बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव के नहीं रहने पर अखिलेश यादव की क्या पॉलिटिक्स हुई और लालू यादव के रहने से तेजस्वी यादव की क्या राजनीति हुई। देखिए, सिर्फ 23 सीटें लड़ी है लालू यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने, और टोटल 40 सीट बिहार में। इन 40 सीटों में 11 यादव चुनाव लड़े हैं, महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से। और बिल्कुल 8, हमको लगता है संभवतः 8 लालू यादव की पार्टी, 7 लालू यादव की पार्टी से, 23 में से। और उधर तेजस्वी, उधर अखिलेश यादव के यहाँ 63 सीट अखिलेश यादव। यदि यादवों की बात करें तो 8 है, 8 है। हाँ, आरजेडी से 8 हैं और पूरे जो इंडिया ब्लॉक है उससे 11 है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 63 सीट पर लड़े हैं और सिर्फ 5 यादव लड़े हैं उनके, 63 में सिर्फ 5। पूरे 63 सीट में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो पांचों उनके परिवार के हैं। वो खुद लड़े कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल यादव लड़ी मैनपुरी से, उनके 3 चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लड़े आजमगढ़ से, बदायूं से लड़े आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, और फिरोजाबाद से लड़े रामगोपाल यादव के बेटे जो अक्षय यादव। तो 3 चचेरे भाई, एक स्वयं और एक उनकी पत्नी, 5 ही यादव लड़ाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस उम्मीद में है कि जो 10% के करीब उत्तर प्रदेश में यादव है, उसमें किसी को टिकट देने की जरूरत नहीं है, वो हमको अपना नेता मान ही रहा है। वो वहां का डिवीजन जो है, उत्तर प्रदेश का डिवीजन अखिलेश यादव को दिख रहा है कि ऐसा है कि एंटी बीजेपी वोट करेगा यादव। बिल्कुल बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में यादव जो है वो या लालू यादव के परिवार को वोट दे देगा, दूसरे यादव कैंडिडेट को दे देगा, लेकिन मैक्सिमम जगह वो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी होकर के बीजेपी को ही वोट करता है लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए लालू यादव ने एकदम बिल्कुल दूसरे समीकरण पर काम किया। उनको था कि देखिए, यादव अगर हम कम दिए या सिर्फ अपने परिवार का दिए तो यादव नहीं वोट देगा हमको, यादव चला जाएगा बीजेपी के साथ।
हम्म। तो लालू यादव का जो पहला इम्प्रिंट बिहार के चुनाव पर आप कहिएगा, वो 11 यादव कैंडिडेट खड़ा करना, जी। कि 14.2% का जो वोट बैंक है उसमें मैक्सिमम सीटों पर हम उसको कैसे एकजुट करें। हम्म। तो इन सीटों पर जहां उन्होंने यादव दिए वहां तो वो रहा ही एकजुट, जी। लेकिन इस मैसेज पहले दिन चला गया कि देखिए ये यादवों की पार्टी है हम्म। और यादव की पार्टी आरजेडी ही है। ये मैसेज गया, ये मैसेज गया कि अभी हम लोग मजबूत करेंगे तो विधानसभा चुनाव में मजबूती रहेगी। और इस वजह से 11 सीट देने का एक नतीजा रहा कि मैक्सिमम जगह यादव एकजुट रहा। कई जगह की हम बिल्कुल। लोगों ने चर्चा की कि यादव जो है चुनावी हिंदू नहीं बना, चुनाव हाँ के हाँ, समय हिंदू अररिया नहीं में। बना। तो क्यों अररिया नहीं में। बना? जी। इसलिए नहीं बना क्योंकि लालू यादव ने एक दांव पहले चल दिया था कि मैक्सिमम यादव कैंडिडेट लड़ा दिए थे और ये मैसेज दे दिया था कि हम तुम्हारी पार्टी हैं, हम असली पार्टी हैं। तो जी। पहला दाव जाति का। और दूसरा जाति का दाव कि उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जाति है, जो सबसे एस्पायरेशनल कास्ट है, वो कुशवाहा है, जो ये जी। मान रहा है कि यादव और कुर्मी के बाद अब सत्ता हासिल करने की उसकी जिम्मेदारी, उसका समय है, उसका टाइम है। बिल्कुल। ये अब उसका हक बनता है कि अब वो सत्ता में आए। तो उसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए उन्होंने अपनी पार्टी से भी और अपने अलायंस पार्टनर से भी। तो जी। ये दूसरा दाव था और उनको लग रहा था कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी कास्ट जो है सो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब कमजोर नहीं, वल्नरेबल का मतलब कि जो किसी खूंटे से नहीं बंधा है, खूंटा बिल्कुल। जी। करके बैठा हुआ है और वो वोट दे सकता है कैंडिडेट के नाम पर। तो हम्म। उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने। और ये काट इसलिए चली गई क्योंकि एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ ले लिया था। एक तो नीतीश जी। कुमार का लॉ अपने आप में लॉ उसको रिप्रेजेंट करता है नीतीश कुमार, हम्म। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा आ गए, कुशवाहा रिप्रेजेंट करने वाले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा समाज जी। के हैं। तो हम्म। इसको काउंटर करना था उनको। नीतीश कुमार को पता था कि अगर काउंटर नहीं किया, अगर हमने बहुत कैंडिडेट नहीं उतारे और जी। कुशवाहा पूरी तरह से गया अगर इंडिया ब्लॉक की तरह, तो पिछली बार की तरह 39 का 39 उधर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। हम्म। क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल कास्ट भी अपने साथ दूसरी जातियों को भी ले जाएगा। जब फॉरवर्ड ऑलरेडी उधर है, कुशवाहा कोयरी कुर्मी लॉकुश का समीकरण इंटैक्ट रह गया, अत्यंत पिछड़े रह गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। फिर आप 23% की जगह 25% वोट ले लीजिए, 28% ले जी। लीजिए, जीत कोई सीट नहीं पाएंगे। तो सीट जीतने के लिए जरूरी था, जैसे आजकल तो सब जगह प्लस होता है ना, आजकल देखिए सब जगह गूगल प्लस होता है। तो हर बिल्कुल। जगह अब किसी एक चीज से काम नहीं चलता, हर चीज को प्लस करना है। तो जी। उन्होंने प्लस किया, यादव मुस्लिम में प्लस किया कुशवाहा को। ये लालू यादव का इम्प्रिंट था, लालू यादव की मौजूदगी इसमें दिखी। तो लालू यादव भी फिजिकली नहीं दिख रहे थे हर जगह, जी। लेकिन मौजूद हर जगह थे। प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि भाई आप लालू यादव के राज की याद दिलाइए। तो हम्म। जिस तरह से नीतीश कुमार क्षेत्र में गए बिना हर जगह दिख रहे थे, उसी तरह लालू यादव भी हर जगह गए बिना दिख रहे थे। जी। भाई आपने आप ही को कहा था किसी ने, कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने किसी आदमी को कहा कि भाई लालू यादव को हाँ, ले आके बिठा, बिल्कुल। 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 जी। बिल्कुल। हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जी। जहां लालू यादव सशरीर गए वो तो अलग हम्म। चीज है, जहां नहीं गए वहां जबरदस्ती अपोजिशन के लोग उनको लेके गए कि देखिए लालू यादव का जंगल राज था, जी। राबड़ी देवी का जंगल राज था, याद है ना आप लोग के। अभी भी जहानाबाद में लालू यादव को ही दिखा करके चुनाव लड़ा गया, लालू यादव तो जा नहीं रहे। जी। भाई जो वोट होने हैं जहानाबाद में, वहां तो लालू यादव को ही दिखाया जा रहा है ना कि किस हाँ तरह से हाँ, पहले। बिल्कुल। जेडीयू जेडीयू के नेता तो यही प्रचार कर रहे हैं, नरसंहारों का याद करा रहे हैं। हाँ, तो ये तो लालू यादव की मौजूदगी हुई। लालू यादव तो फिजिकली कहीं जाए न जाए। अच्छा, जी। इसके पहले क्या था जब चुनाव हुए थे, अब एग्जैक्ट तो टाइमलाइन हम लोग को देखना पड़ेगा। लालू यादव या तो बहुत बीमार थे, दिल्ली रहते थे या जेल में रहते थे, जेल में रहते तो थे। लालू यादव बहुत इंपैक्ट नहीं कर रहे थे चुनाव को और चुनाव की रणनीति को भी। इस हम्म। बार उन्होंने इंपैक्ट किया है चुनाव की रणनीति को। उनकी मौजूदगी अपने आप फील हुई है। उनकी बिल्कुल। मौजूदगी जो है वो उत्साह भर देती है उनके मतदाताओं में, यादवों में और खासतौर से मुसलमानों में। इस बार कुशवाहा को टिकट दिया तो इस तरह से उनकी भी मौजूदगी, उनकी पार्टी ने कम मौजूदगी दिखाई है, आरजेडी ने उनको कम दिखाया है और बीजेपी ने उनको ज्यादा दिखाया है। आरजेडी के लिए वो बैकरूम बॉय की तरह काम करते रहे, पर्दे के पीछे बैठ करके डायरेक्टर की तरह रणनीति बनाते रहे। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उनको विलेन बना करके, मुख्य विलेन बना करके, मुख्य बिल्कुल। खलनायक के तौर पर पेश करके और उनके खिलाफ वोट मांगा है। नीतीश कुमार को भी कभी आपने सुना था इतना कहते हुए लालू यादव के बारे में? जंगल नहीं। राज, उनके राज के बारे में, उनके बहुत बच्चा। ज्यादा बच्चे होने के बारे में, सब जी। चीज के बारे में वो बोलते रहे। जी। तो ये नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी जेडीयू ने ज्यादा बनाई और हम्म। नीतीश कुमार की मौजूदगी लालू उनकी यादव और इन आरजेडी। लोगों ने ज्यादा बनाई और जी। लालू यादव की मौजूदगी इन लोगों ने ज्यादा बनाई। तो ये जी। आप समझिए कि दो टावरिंग फिगर बिहार की पॉलिटिक्स के, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, वो दोनों मौजूद रहे। इस उम्र के पड़ाव पर आकर के, सेहत नहीं ठीक होने के बावजूद, बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिमाग में अभी वही दोनों बसे हैं। देश के लोगों के दिमाग में भले नरेंद्र मोदी बसे हैं, लेकिन बिहार जी। के लोगों के दिमाग में लालू यादव और नीतीश कुमार ही है। दोनों ने रणनीति भी अच्छी बनाई अपनी अपनी पार्टी के लिए
और बिना शारीरिक रूप से सब जगह गए भी हर जगह चुनाव में दोनों मौजूद रहे। परफॉर्मेंस मीटर अगर इस आधार पर आप नापिएगा तो दोनों की स्ट्रेटजी अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों अपना वोट परसेंटेज, लालू यादव भी इस बार बढ़ा रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे वो तो हम लोग चर्चा करते रहे हैं और कल फिर करेंगे, लेकिन ये तय है कि लालू यादव ने आरजेडी कांग्रेस सबको ऐसा चुनाव लड़ाया, पसीने छुड़ा दिए हैं उन्होंने, और उनके हर कैंडिडेट का वोट बढ़ेगा। पिछली बार के मुकाबले उनका हर कैंडिडेट का वोट बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। चलिए, तो देखिए, हमने परफॉर्मेंस मीटर पर लालू यादव को लिया और नीतीश कुमार को लिया, लेकिन तेजस्वी यादव को कैसे छोड़ सकते हैं? तेजस्वी यादव की चर्चा तो करनी ही होगी, क्योंकि अकेले तेजस्वी ने बीजेपी को परेशान रखा, नीतीश कुमार को भी परेशान रखा। जीत हार जो होगी, वोट बढ़ेगा, यह आप भी मान रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के सामने भविष्य की चुनौतियां बड़ी गहरी है। 251 सभाएं उन्होंने की, और जब चुनाव की घोषणा हुई, टिकटों का बंटवारा हो रहा था, अंतिम समय में उन्होंने मुकेश सहनी की एंट्री कराई और हेलीकॉप्टर में साथ उड़ने के लिए एक सहयात्री खोज लिया, को पैसेंजर, और उनकी भूमिका भी दिखाई पड़ी। लेकिन तेजस्वी के सामने आगे का चैलेंज, क्योंकि अब तो देखिए विधानसभा चुनाव की बात होगी, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या बात कब आएगी, चुनाव पहले चुनाव बाद, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संकेतक दे गए काराकाट में जब आए थे, जेल जाने से बचेंगे नहीं, हेलीकॉप्टर की यात्रा खत्म होने दीजिए। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया था, लेकिन नौकरी के बदले जमीन, तेजस्वी यादव का नाम स्वाभाविक तौर पर आ जाता है। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें कसूर लालू यादव का है। तेजस्वी यादव तो तब बच्चे थे, अब वे लाभार्थी बन गए, उनके नाम संपत्ति पिताजी ने खरीद ली, इसलिए आज भुगतना पड़ रहा है। तो जेल जाने की बात, और इधर एक्टिविटी भी बढ़ रही है। 7 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई को लैंड फॉर जॉब स्कैम में फाइनल चार्जशीट दाखिल करना है। और हमने लोकसभा चुनाव में यह भी महसूस किया कि स्टार प्रचारक की लिस्ट चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन प्रचारक सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही थे। और यदि तेजस्वी यादव को छेड़ने की कोशिश होती है, जेल भेजा जाता है, लालू यादव बीमार रहते हैं, वे चाणक्य हो सकते हैं, वे ग्रीन रूम की एक्टिविटी कर सकते हैं, बैकरूम से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर संकट तो गहरा होने जा रहा है, क्योंकि लालू यादव ने सेकंड लाइन बना दिया, उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार इस मामले में पीछे है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव यदि जेल चले जाते हैं तो फिर चुनौती, क्योंकि घर के भीतर महाभारत भी है, यह भी सभी को पता है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नहीं पसंद करता है। तो ये एक थ्रेट, बड़ा थ्रेट है। देखिए, अभी इस बात पर डिपेंड करेगा कि 4 तारीख को नतीजे कैसे आते हैं, और उसके बाद आगे किस तरह की गतिविधियां चलती हैं, आगे किस तरह की सरकार भी बनती है, वही किस तरह की सरकार बनती है और सरकार किस तरह से काम करती है। देखिए, बहुत सारे लोग दिल्ली में ये मानने वाले हैं, आज ही हम लोग बैठे हुए थे, 2-3 लोग थे जहां हम लोग लंच के लिए, ये बात हो रही थी कि जब एक बार जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो क्या जरूरत है, फिर क्यों परेशान करेंगे, क्यों पीछे पड़ेंगे लोगों के, जीत गए अब तो, और उनको भी पता है कि अगला चुनाव आएगा, तब तक वो 80 साल के होंगे, तो उनको क्या करना है अभी, क्यों फिर वो लोगों को नेताओं के पीछे पड़ेंगे। लेकिन जो मेजोरिटी है हम लोगों की चर्चा में भी वो यही था कि ये इस तरह से, ये उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी एकदम रिलेंटलेस आदमी है, वो बहुत आराम से बैठने वाले आदमी नहीं है। और अगर वो है, हाँ, वही साथ में अमित शाह भी हैं, तो अगर वो अगर फिर से बन जाती है सरकार उनकी, तो कार्रवाई तो होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे और ऐसी उदारता और ऐसी दयालुता दिखाएंगे कि अब तो हम चुनाव जीत गए तो अब हम बड़ा दिल कर लेते हैं जी। तो, और वो ये बड़ा दिल करने का मामला इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने करप्शन के इतने सारे इल्जाम लगा दिए, तो लोग फिर सवाल पूछेंगे कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो अगर फिर से बन जाते हैं, अगर हम लगा रहे हैं, अगर फिर से सरकार बन जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कार्रवाई होगी। फिर तय मानिए कि 7 तारीख को जो चार्जशीट फाइल होगी और उसके बाद बहुत ट्रायल, स्पीडी ट्रायल शुरू होगा, बहुत सारी चीजें उसमें फिर हो जाएंगी। तो और जो राहत मिली हुई है वो राहत अभी खत्म हो सकती है, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये अरविंद केजरीवाल ने सबको एक रास्ता दिखा दिया है कि कोई पद नहीं छोड़ना है, आप जेल चले जाइए, किसी भी जेल में आपको भेज दिया जाए, काला पानी भेज दिया जाए, पद नहीं छोड़ना है आपको, पद पर है कहाँ, पद है कहाँ।
नहीं तो वो मान लीजिए जैसे राष्ट्रीय अच्छा। कार्यकारी अध्यक्ष मान लीजिए हो गए, तो जी। आपको नहीं छोड़ना है पद, हम्म। आपको पद पर रहना है। नहीं, वो तो लालू यादव ने भी नहीं छोड़ा तो था लालू यादव भी राष्ट्रीय। है, जब भी जेल में थे वो जी। भी नहीं थे। तो जी। वो एक रास्ता दिखाया हुआ है कि आप हम्म। रहिए, आप उसी पद पर रहिए, आप वहीं से अपनी पार्टी चलाइए, अगर सरकार में अगर है तो सरकार चलाइए, पार्टी में है तो पार्टी चलाइए। जी। तो एक तो वो रहेंगे, उसका विवाद नहीं होने देंगे। लालू यादव जब तक है, लालू यादव अपने अध्यक्ष है राष्ट्रीय, और कार्यकारी के तौर पर वो अपना काम देखते रहेंगे। हम्म। तो वो लाइन नहीं बिगड़ने देंगे ये लोग, हमको लगता है कि। और जी। दूसरा दूसरा क्या, तेजस्वी यादव ने जो अपना अपना जो एक कोर टीम जो बनाई है उन्होंने, जिसमें जी। संजय यादव को भी उन्होंने राज्यसभा भेजा है, मनोज झा पहले से राज्यसभा में है। तो एक पॉलिटिकल टीम, एक टेक्निकल टीम, एक स्ट्रेटेजिक टीम उनकी इन प्लेस है, वो उसको जी। संभालेगी, संभाले रहेगी, वो टेक ओवर किए रहेगी। तो वो दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंज ये होगा पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बिल्कुल। परसेप्शन में क्या चैलेंज होता है। पब्लिक के हम्म। परसेप्शन में देखिए, बाकी सारी चीजें ठीक है, करप्शन को लोग पसंद नहीं करते हैं। हम्म। करप्शन में आप देखिए, किसी किसी भी नेता के समर्थन में आपने देखिए, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, उनको बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए था कि हेलीकॉप्टर का चक्कर जब बंद होगा तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए, प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था। जी। और कपिल सिब्बल ने बहुत कायदे का सवाल पूछा कि भाई, जब आप कहते हैं कि एजेंसी सारी स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से काम करती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कौन आदमी कब जेल जाएगा? जी। इसका मतलब कि आप एजेंसी चलाते हैं। बिल्कुल। आप ये बोल रहे हैं कि एजेंसी स्वतंत्र है, आपके कंट्रोल में है। तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल था, और प्रधानमंत्री को चुनाव के बीच ये नहीं कहना चाहिए था। इससे एजेंसीज को लेकर के उनकी साख पर तो सवाल उठा ही, मतदाताओं के बीच में भी एक मैसेज गया, जो अभी चुनाव बचे हुए हैं उनके लिए, उनका मतदाता और एकजुट होगा तेजस्वी यादव का। तो पॉलिटिकली भी एक प्री मैच्योर स्टेटमेंट था, और लीगली, और आप ऐसे भी कहें कॉन्स्टिट्यूशनली भी। तो वो एक उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो तेजस्वी यादव का जवाब था, वो और भड़काने वाला था। आपकी एक गुजराती से बिहारी नहीं डरता है। देखिए, बिल्कुल। पॉलिटिकल नैरेटिव ठीक है, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप गुजराती की बात कहां से आ गई इसमें? हाँ, बिहारी और गुजराती की बात कहां से आ गई? कहां से बात आ गई भाई? प्रधानमंत्री किसी ना किसी स्टेट का तो बनेगा। आप किसी दिन मराठी प्राइम मिनिस्टर हो जाए और वो विपक्ष के खिलाफ अरेस्ट करे, तो आप कहिएगा कि मराठी से बिहारी नहीं डरता है, या मराठी से यूपी वाला नहीं डरता है। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही आदमी होगा, और वो देश के किसी न किसी स्टेट से तो होगा। बिल्कुल। अगर विपक्ष के नेता इस बात के लिए कह रहे हैं कि संघवाद की धारणा पर चोट हो रही है, या सारी व्यवस्था खराब हो रही है भारत की, तो ये और खराब करने वाला स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर तो किसी न किसी राज्य का होगा, यूपी का होगा, कर्नाटक का होगा। कर्नाटक का भी प्राइम मिनिस्टर रहे तो कन्नड़ा प्राइम मिनिस्टर का क्या देश के लोग, बाकी लोग खिलाफ हो जाए उसके? तेलुगु भी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये गुजराती और बिहारी वाली बात ठीक है, आप पॉलिटिकल नैरेटिव एक अलग बनाइए, लेकिन गुजराती से बिहारी नहीं डरता है, एक बहुत फार फेस्ड स्टेटमेंट था, ठीक नहीं था। और ऊपर से आपने कहा कि हाथ लगा के देखिए, ये दिल्ली और झारखंड नहीं है। अब सोचिए, दिल्ली और झारखंड वाले तो आपके दोस्त हैं, दोनों के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली और झारखंड नहीं है। जी। और दूसरे क्या, तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि करप्शन के केस में वो अरेस्ट होंगे तो सारा बिहार आग लगा देगा विदेश में? कहाँ होता है? ऐसा समझने का कोई मतलब है? सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के जेल गए थे लालू यादव, और तब भी कोई क्रांति नहीं हुई थी बिहार में, तभी कोई बिहार में होने लगा था। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स का भी एकदम, कई बार ऐसा लगता है, कई बार लगते हैं कि सबसे परिपक्व नेता बिहार में अभी तेजस्वी यादव हैं, जो उनके लोग मानते भी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट देने लगते हैं। तो ये इस तरह की बातों से भी उनको बचना चाहिए है। ये पॉलिटिकली ये सब करेक्ट बातें नहीं है। खैर, वो एक अलग बात आ गई। तो जनता के बीच में जो परसेप्शन होगा करप्शन का, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे? जो लीगल पॉइंट्स हैं, आपने नहीं किया है, लेकिन कई कानूनी जानकार बताते हैं हमको, उस बात से हम बहुत वो फेमिलियर नहीं है, लेकिन कई जानकार बताते हैं कि अगर आप एक अवैध संपत्ति आपके पिता ने अर्जित की है, वो आपके नाम से आ गई, तो आप बालिग होने के बाद अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको शो करते हैं, तो आप उसके कल्प्रिट माने जाएंगे। आप या तो छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। लोग बताते हैं, हम इसके कानूनी पहलू को बहुत नहीं समझते हैं, लेकिन इन्होंने डिनाउंस नहीं किया कि ये संपत्ति हमारी नहीं है। और संपत्ति आपके पोजीशन में है, आप उसका यूज कर रहे हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो संपत्ति दिखा रहे हैं बालिग होने के बाद भी, तो उस पर सवाल उठता है। तो खैर, उसका जो भी लीगल पहलू होगा वो होगा, लेकिन एक मैसेज तो गया कि पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं करप्शन के, उसको कैसे दूर करेंगे? वो परसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। और वो परसेप्शन क्लियर हो रहा था नीतीश कुमार जब साथ में थे। हो सकता है फिर कभी आगे साथ में आ जाए तो और परसेप्शन क्लियर हो। लेकिन ये सब चुनौतियां हैं, ये सब चुनौतियां हैं ज्ञानेश्वर जी, कि आप मतलब आप परसेप्शन कैसे क्लियर करेंगे? नई सरकार आ जाती है, जो कार्रवाई होगी, तो उसके बाद क्या आपकी तैयारी एक जनता के बीच में, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी होगा,
जी जल्दी बिल्कुल। क्या, मतलब ऐसे भी अब 1.5 साल से कम ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव में, और हम लोग जी देख रहे हैं कि लोग जेल जा रहे हैं तो 1.5 साल तक जमानत नहीं हो रही है, 1 साल तक जमानत नहीं हो रही है। तो जी ये सारे लीगल पॉइंट्स भी समझने हैं। उन्होंने मेहनती बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शालीन है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन चुनौती दूसरी तीसरी और कई चुनौतियां हैं, जिसमें एक चुनौती ये है कि आप में वोट कौन सा जुड़ेगा नया, आप कैसे तीस जी। परसेंट की सीमा पार करिएगा। जब तक 30% की सीमा नहीं पार करिएगा तैसे सरकार कैसे बनाइएगा। आमने सामने की लड़ाई है, वहां तो कोई तीसरा फोर्स नहीं है, तीसरा फोर्स जहां होता है वहां लोग 30-32% वोट पर भी जीत जाते हैं। लेकिन जी जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसमें कम से कम 40% आपको वोट चाहिए, 37-38% तो वोट चाहिए ही। तो जी मुस्लिम यादव के वोट में आप कैसे वोट जोड़ेंगे, कहां से आप वोट जोड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। रोजगार का नैरेटिव कितने दिन काम करेगा अगर आप सत्ता से बाहर रहते हैं, बिहार की सत्ता फिर नहीं मिलती है, बिल्कुल। अगर ये जो सत्ता है ये और नई नौकरियां दे देती है तो आप कैसे करेंगे इसको काउंटर। तो ये जी तमाम सवाल हैं जो, और अगर अभी अभी इस चुनाव में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, सीटें बहुत अच्छी नहीं आई, जी वोट भी अगर बहुत अच्छा इजाफा नहीं हुआ तो चुनौती और बढ़ जाएगी। तो ये सब चलिए। उनकी चुनौतियां क्या होंगी, इस पर 4 तारीख के बाद और विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है हम लोग। चलिए 4 तारीख के बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए कल 1 जून को चुनाव खत्म होगा, अंतिम चरण का भी। और कोशिश करेंगे कि शाम 7:30 बजे हम और अजीत द्विवेदी जी बताएं बिहार के प्रत्येक सीट का मिजाज, कि कहाँ क्या स्थिति रही, कौन बढ़त में है, कौन घटत में है। प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि आकलन कभी भी 100% सही नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं कहा था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन वहाँ बीजेपी बिल्कुल। की सरकार बनी। हाँ, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो साइंटिफिक तरीके हैं, या जो भी बातचीत की गई, या लोगों के पास जो सैंपल साइजेज हैं, उससे हम लोग कुछ हल निकालेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।